हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को आज की दिवाली की 2022 की दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम देख रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 सोशल साइंस का दोस्तों, जिसमें हम बात करने वाले हैं जीवन में आया बदलाव के बारे में। इससे पहले हमने छोटे छोटे राज्यों के उदय चैप्टर 1 को कवर कर चुका था। उसके क्वेश्चन आंसर के भी वीडियोस जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसको डायरेक्ट जा कर के नहीं देख पा रहे हैं तो मैं इसके कमेंट सेक्शन में मैं उन दोनों को पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम देखने वाले हैं जीवन में आया बदलाव। कैसे जीवन में बदलाव आता है लोगों के 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के भारत में आने वाले लोगों के जीवन में बदलाव के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस काल में हम किसके बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे समाज के बारे में, उनकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कैसे बढ़ती है उसके बारे में, यहाँ धर्म में परिवर्तन कैसे दिखाई देते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक आता है हमारा जंगल और गांव के निवासी। देखिए, उन दिनों की बात है, आज की तुलना में वहाँ पे बहुत जंगल हुआ करते थे उस टाइम पे भारत की भूमि पे। गांव और शहर भी थे, किंतु गांव और शहर आज की तुलना में बहुत कम और छोटे छोटे हुआ करते थे, क्योंकि पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा तो थी नहीं ना दोस्तों। आज की पॉपुलेशन तो माशाल्लाह है ना। अब यहाँ से देखिए, पुराने समय की तरह उन दिनों जंगलों में भी काफ़ी लोग रहते थे। पुराने समय के लोगों की तरह ही लोग जंगल में कंदमूल फल ये सब इकट्ठा करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे और इसी से गुजारा चल जाता था। लेकिन उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। ये लोग जंगल के पेड़ों को काटकर थोड़ी सी खेती भी किया करते थे। वे खेतों में हल चलाना उनको आता नहीं था, तो इसलिए जो है ना हल चलाते थे और ना ही सिंचाई करते थे। सिर्फ बीजों को वो बिखेर देते थे दोस्तों। और जब फसल हो जाती थी और फसल पक जाती थी तो उसे काट कर रख लेते थे। वहीं पे आप देखेंगे कि छोटी छोटी बस्तियां बनाकर वो लोग रहते थे। उन बस्तियों को क्या कहा जाता था? पल्ली के नाम से जाना जाता था। वे जंगलों से तरह तरह की चीजें इकट्ठे करते थे और इनके बदले गांव देख लीजिए या शहर देख लीजिए, वहां जाकर के वहां से अनाज, तेल, लोहा, नमक, जो अपनी जरूरत की चीजें हैं वो खरीद के ले आते थे। कभी कभी तो वो फसलों को राजा को भेंट भी करते थे दोस्तों। इस प्रकार का जीवन जीने वाले बहुत से समूहों के बारे में हमें उस काल की पुस्तकों से पता चलता है। जैसे कि सबर, निषाद, पुलीन, भील, ये सब समुदाय के लोग वहाँ पे रहा करते थे। अगर आप बात करें घुमक्कड़ लोगों के, तो घुमक्कड़ का मतलब होता है घूम घूम कर खाने वाला। तो उन दिनों बहुत से ऐसे भी लोग थे जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे और घूमते रहते थे। इनमें से पशु चराने वाले कई समूह थे, मतलब वो जानवर तो पालते थे और उनके जानवर जो है चारे की खोज में एक जगह से दूसरी जगह तो जाएंगे ही सही, तो वो लोग भी उनके पीछे पीछे चले जाते थे। इन समूहों के लोगों को घुमक्कड़ कहा जाता था और उनकी जीवन घुमक्कड़ जीवन थी। ठीक है दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुए, एक जगह पे रुकने लगे और खेती करना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। कुछ घुमक्कड़ समूह के लोग तो बहुत अच्छे कारीगर थे। उनके हाथों में गजब का जादू था दोस्तों। जैसे लोहे की चीजें बना लेते थे, दूर के इलाकों में जाकर तालाब खोदते, साफ सफाई का काम करते। इससे धीरे धीरे उनकी इनकम बढ़ने लगी। और कुछ और भी लोग थे, जैसे कि नाचने वाले, गाने वाले, नट भी आम तौर पर घूमते रहते थे और लोगों के मनोरंजन के जरिए अपना गुजारा चलाते थे। इनके अलावा जोगी, सन्यासी, भिखारी, ये ऐसे लोग भी घर घर जाकर घुमक्कड़ जीवन जीते और गांव या शहर के लोग जो हैं इनका आदर सत्कार करते थे। ओके दोस्तों, और इसी तरीके से इनका गुजर बसर चलता था। अब हम देखेंगे गांव और शहर के लोग किस प्रकार जीवन जीते थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, इन दिनों गांवों में खेती करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। जहाँ पहले खेती नहीं हो सकती थी, ऐसी जगहों पर भी सिंचाई की व्यवस्था करके लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया दोस्तों। यहाँ तक कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र पर भी, हिमालय के पहाड़ वाले क्षेत्रों पर भी लोगों ने खेती प्रारंभ कर दी। अब सोचिए उस जमाने के लोग कितने टैलेंटेड हुआ करते थे। जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी दिखती नहीं थी उसको भी उन्होंने पॉसिबल कर दिया। छत्तीसगढ़ के इतिहास से हमें ये पता चलता है कि 11वीं शताब्दी में रतनपुर का जो क्षेत्र था दोस्तों, वहाँ पे कलचुरी वंश थी,
ये तो पता है आपको, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। वहाँ पे 1400 तालाब बनवाए गए थे उनके द्वारा, इसलिए रतनपुर को तालाबों का नगर भी कहा जाता था। लेकिन आज के डेट में वहाँ पे सिर्फ 250 तालाब ही बच गए हैं दोस्तों। ये सभी भी इंसानों का करामात है। अब यहाँ पे देखिए, गाँव की विशेषता यह थी कि इनमें कई जाति के लोग रहा करते थे। गांव का समाज बहुत हद तक जाति व्यवस्था से बंधा हुआ था। हर जाति की अपनी अलग अलग बस्ती होती थी। जैसे आप देखेंगे तो गांव में चंडाल जाति के लोग रहते थे। सोपाक, सूत, मागध, अनेक प्रकार की जातियां वहां हुआ करती थी, जिन्हें गांव या शहर की सीमाओं के अंदर तक रहने का परमिशन नहीं था। तो गांव के बाहर की तरफ वो जो चोल तरीके का एरिया रहता था, चौल तरीके का, वहां पे रहते थे। और इनके काम भी वैसे ही थे। जैसे जो जैसा काम करता था वो उस जाति का कहलाता था, या वो उस जाति में है इसलिए वैसा काम करता था। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, जैसे ये क्या काम कर, जानवरों को शिकार करना, उनके खाल निकालना, चमड़े की चीज़ें बनाना, लकड़ी काटना। और ये जो चंडाल जाति के लोग थे, ये शमशान में रहने का काम करते थे, शवों को जलाने का। तो आप खुद ही समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, गांव के प्रमुख किसान परिवार के मुखिया मिलकर गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए और सामूहिक कार्य कराने के लिए एकजुट हो जाते थे। इन्हें कहीं कहीं पंचकुल या महत्तर आदि भी कहा जाता था। किन्हें दोस्तों? जो ये गांव के बाहर रहा करते थे उनको। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, उत्तर भारत के गांवों में आमतौर पर किसी न किसी भोगपति का अधिकार होता था, यानी पैसे वाले बंदे का, जिसे आप बाद में जाकर जमींदार कहते हो। ये राजा के अधिकारी भी होते थे, उसके रिश्तेदार हुआ करते थे। हो सकता है वो राजपुत्र हो सकता है वो राजपूत हो। इनका गांववासियों पर बड़ा ही प्रभाव था दोस्तों। वे किसानों से टैक्स वसूलने का काम करते थे और लोगों के परिवार में होने वाली शादी ब्याह, तीज त्योहार, तालाबों और कुओं पर भी तरह तरह के टैक्स वो ले लेते थे। यानी अगर मान लीजिए गांव में कोई शादी कर रहा है, उसको भी वहाँ टैक्स देना पड़ जाता था। तो मतलब पूरी लूट मची हुई थी वहाँ पे, ऐसे ही तो बोलेंगे ना। अब इन सब के अलावा गांव वालों को बेगार भी करना पड़ता था, यानी कि बिना वेतन के काम। यानी कि कौन लोग थे वो लोग? उनके गुलाम लोग थे। इस समय सबसे बड़ा परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में आया दोस्तों। यह था टैक्स वसूली के तरीकों का। एक्चुअली क्या होता है कि जब गुप्त वंश यहाँ पे शासन कर रहा था तो लगान पर राजा का अधिकार हुआ करता था। लेकिन बाद में कंडीशन चेंज हो गई। समय समय पर राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और विद्वानों को भूमि दान में दे दिया जाता था। ऐसी परंपरा थी। ठीक है दोस्तों। और भू क्षेत्रों से प्राप्त आय के बड़े भाग पर अब ये सिस्टम बदल दिया गया। ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला सिस्टम इन्होंने चेंज कर दिया। और ये सिस्टम बदल के क्या हो गया दोस्तों, कि भूमि के बड़े भाग पर जो भूस्वामी है, भूपति जिसको कहा जाता है, उसका अधिकार हुआ करता था। और धीरे धीरे इसी तरीके से जो भूपति वर्ग है वो बहुत संपन्न होने लगा। अब गांव वालों को यही लगता था कि केवल सामंत और भूपति ही हैं जो टैक्स वसूलते हैं। और वाकई ये सामंत और भूपति जो हैं आगे बढ़ जाते हैं, राजा से भी ज़्यादा धनवान हो जाते हैं, अपने पास सैनिक भी रखना शुरू कर देते हैं, और कई बार राजा के ऑर्डर को इग्नोर भी कर देते थे, यानी नज़रअंदाज कर देते थे। अब राजा और किसानों के बीच का फासला बढ़ने लगा, क्योंकि टैक्स वसूलने के लिए सामंत जाते थे या तो भूपति जाया करते थे दोस्तों। अब इसके विपरीत अगर आप देखेंगे, दक्षिण भारत में गांव के प्रमुख लोग ही मिलकर गांव का सारा कामकाज करते थे। और इनकी एक सभाएं होती थी, उनकी सभाओं को उर के नाम से जाना जाता था। कई गांव की सभाएं मिलकर एक नाडु बनाती थी। मतलब देखिए, एक गांव में सभा होगी उसे उर कहेंगे, और अलग अलग गांव मिलकर सभाएं करेंगे एक साथ तो उसे नाडु कहते थे। नाडु व उर ही लगान इकट्ठा करते थे, गांव वालों से डिस्कस करते थे और उनके हिसाब से टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। और गांव के डेवलपमेंट के काम भी वही लोग करते थे। और इसमें और भी व्यवस्था थी, जैसे लोगों को दंड देना, झगड़े निपटाना, तालाब व मंदिरों की देखरेख करना आदि काम भी वो लोग क्या करते थे दोस्तों। ये सब उसी के अंतर्गत आता था, उर और नाडु के अंतर्गत। उन दिनों क्या हुआ करता था, उन दिनों देखिए दोस्तों, समूचे भारत के गांवों में ब्राह्मणों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था। जगह जगह पर, और गांव के गांव गांव जो है आप देख सकते हैं, उनको दान में दे दिए जाते थे दोस्तों, ताकि वे जो है वहाँ बजाएं, पूजा पाठ करें और लोगों को शिक्षा का प्रचार करें, लोगों को शिक्षा दें। ऐसे गांवों को ब्रह्मदेय कहा जाता था दोस्तों, जहाँ पे ब्राह्मणों को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। अब अगर हम देखेंगे महिलाओं के पाबंदी के बारे में, तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी
डिफ़िकल्ट थी दोस्तों, वहाँ पे उनको आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। कैसे रोक दिया गया था? उनको भी बहुत तरीके की पाबंदियाँ लगने लगी। ना ही वो अपने मर्जी से पढ़ सकते थे, ना ही अपने मर्जी का वर चुन सकते थे, ना शादी कर सकते थे, ना कहीं घूम सकते थे। उनको बिजनेस करने का भी अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि लोगों के मिलने जुलने पर भी लोग तरह तरह की बातें बनाया करते थे। तो इस तरीके से उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था दोस्तों। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि कभी कभी तो छोटी उम्र में भी उनका शादी करवा दिया जाता था, जिसे आप बाल विवाह के नाम से जानते हैं। और उनके साथ सती भी होता था, यानी कि अगर उनके पति की मौत हो गई और उनके पति को किसी आग में लेटा करके जलाया जा रहा है, तो उसी आग में उस लड़की को भी लेटा दिया जाता था दोस्तों, जो जीवित रहती थी उसके बावजूद भी। इसे ही तो सती कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है क्या, कि पति के मरने के बाद उनको विडो रिमेरी यानी फिर से शादी करने की भी परमिशन नहीं थी। इस कारण महिलाओं को समाज में अपनी पहचान बनाने के मौके नहीं मिले। ये बातें केवल उच्च जाति के लोगों, मतलब देखिए जो ठाकुर हुआ करते थे उस टाइम पे, वो लोग ऐसी परंपराओं का चलन कराते थे। लेकिन उनके अलावा धीरे धीरे गांव के अंदर के छोटे समुदाय के लोगों को भी ये बातें जो हैं अपीलिंग लगी, वो लोग भी इसको फॉलो करने लगे। और महिलाओं ने इन बातों का विरोध किस प्रकार किया, इसके बारे में हम आगे देखेंगे दोस्तों। देखिए वहीं पे अगर आप बात करते हैं छत्तीसगढ़ में रतनपुर में महामाया मंदिर के पास में बड़ी संख्या में सती चौरे आपको देखने को मिलेंगे। इस बात से पता चलता है कि वहां पे सती प्रथा का चलन था। और देखिए इनसे इस क्षेत्र में ये तो पता चल गया। प्रत्येक साल अगर आप देखेंगे माघ पूर्णिमा को वहाँ पे मेला लगता है दोस्तों। अठा बिसा नाम का एक मेला होता है जो वहाँ पे मनाया जाता है। और वर्तमान समय में यानी आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बाल विवाह और सती प्रथा जो है एक क्राइम है इंडिया में। तो भूल से मत कीजिएगा ऐसा, है ना, और होने भी मत दीजिएगा अपने आसपास। शहर और व्यापार कैसे थे, आइए इसके बारे में जानते हैं। हमने देखा कि इस काल में खेती करने वाले लोग बढ़ रहे थे, जिससे खेतों का विस्तार हो रहा था और छोटे छोटे गांव भी धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। अब इन गांवों के बीच आमतौर पर छोटे शहर भी धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, क्योंकि गांव ही मिलके शहर में बदल रहे थे। ये जो है मंडपिक या मंडी होते थे, जहां दूर दूर से व्यापारी जो है अपना सामान बेचने के लिए और खरीदने के लिए आते थे दोस्तों। तो वही जो है शहर में बदलने लगे। इनमें जो है कुछ परमानेंट दुकानें थी जो हमेशा वहां रहा करती थी, जिसको जो है वीथिया भी कहा जाता था, जिनमें से कई तरह के कारीगर भी देखने को मिलते थे। जैसे कि आपको बुनकर मिल जाएगा, कुम्हार, पत्थर तराशने वाला, बढ़ई, सुनार, ये सभी वहाँ पे रहा करते थे। अक्सर ऐसे शहरों में राजा या सामंत भी रहा करते थे और उनका ही वहाँ पे दबदबा था, यानी कि वहाँ के बाहुबली वही हुआ करते थे। शहर के व्यापारी, कारीगर या राजा भव्य मंदिर बनवाने का काम करते थे और उनमें पूजा कराने, त्यौहार मनाने के लिए दान भी खूब दिया करते थे। यानी खूब मतलब दिखावा चलता था वहाँ पे। तो दक्षिण भारत की आर्थिक उन्नति में मंदिरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। कैसे, आइए समझते हैं। वहाँ के राजाओं ने और सामंतों ने अपने वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए मंदिरों में खूब दान किए। विशाल अलंकृत मंदिरों का निर्माण किया, सोने चांदी के मंदिर बनवा दिए उन्होंने। और इन मंदिरों को बड़े बड़े गांव से टैक्स आता था। धीरे धीरे ये मंदिर जो है खूब पैसे वाले हो गए और मंदिरों की व्यवस्था करने वाली जितनी भी समिति थी वो अब उस पैसे का उपयोग बिजनेस करने में, किसी भी तरीके का व्यापार करने में, व्यवसाय करने में और अलग अलग तरीके के उद्योग चलाने में उसका उपयोग करने लगे। तो सोचिए क्राइम कैसे आने लगा। पैसा ही क्राइम का जड़ है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, इतना ही नहीं, मंदिरों द्वारा बड़े पैमाने पर लोगों को ब्याज में पैसे भी दिए जाते थे और खूब टैक्स वसूले जाते थे, मतलब इंटरेस्ट के साथ दिए जाते थे। कई सारे विशाल मंदिरों के निर्माण से बड़ी संख्या में मजदूर, कारीगर, व्यापारी, व्यवसायी और ब्राह्मण एक जगह एकत्रित होने लगे, जिससे बड़ी संख्या में नए शहर बसने लगे। और उन दिनों व्यापारी ना केवल भारत के अलग अलग शहरों में जाकर व्यापार करते थे, बल्कि दूर दूर देशों में भी चले जाते थे। जैसे अगर हम बात करें तो 1498 के अगर आसपास अगर आप बात करें तो गुजरात का व्यापारी जो है अफ्रीका तक चला जाता था व्यापार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, उन देशों के, अब ये भारत से जाएंगे तो उन देशों के व्यापारी भी तो भारत आएंगे ना भाई, बिल्कुल वहाँ से भी व्यापारी भारत आते थे।
और भारत के समुद्र तटों से खासकर अगर आप बात करें तो गुजरात का एरिया, कोंकण का एरिया, केरल, तमिलनाडु, इन सभी यानी समुद्र तट यानी भारत के समुद्र तट क्या हो गए, ये सभी क्षेत्र जो है पूरे के पूरे, यहाँ पे क्या होने लगा, दूर दूर से समुद्री व्यापार होने लगा। दक्षिण भारत के व्यापारी नाना देशी मणिग्रामम नाम के श्रेणी या समूह बनाकर आपसी हितों की रक्षा करते थे। और वो लोग क्या करते थे, चीन के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ, अरब देश के साथ, ईरान के साथ, अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे दोस्तों। उसी तरह अरब, मध्य एशिया, चीन आदि देशों के व्यापारी भी भारत आते थे। ये विदेशी व्यापारी भारत के तटीय प्रदेशों में धीरे 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 बसने लगे। जैसे गोवा में पुर्तगाली लोग आके बस गए, है ना, और ठीक वैसे ही अंग्रेजों का भी आगमन होता है हमारे देश में। इस तरह यहाँ के लोग, दूर दराज के लोगों की संस्कृति जो है वो सीख कर, संपर्क में उनके आकर हमारे देश में उनकी संस्कृति आने लगी और हमारे देश की संस्कृति उनके देश में। जैसे आपको यकीन नहीं होगा, इंडोनेशिया में भगवान की बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें हैं, खूब पूजा होती है वहाँ पे। केरल व तमिलनाडु में चीनी लोग बसने लगे, ईसाई लोग, यहूदी आकर के वहाँ बसने लगे। गुजरात और केरल में अरब के व्यापारी आने लगे। तो ये भारत से मसाले, कपड़े, चावल ये सब खरीद के अपने देशों को भेजते थे दोस्तों। अब हम देखेंगे यहाँ पे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है? देखिए दोस्तों, आमतौर पर अगर हम बात करें तो जंगलों में रहने वाले लोग अपनी परंपराओं के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ में बूढ़ा देव और माता देवालयों के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर आप गांव चले जाएं तो आज भी 2022 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठाकुर देव की पूजा हर एक गांव में आपको देखने को मिल जाएगी। इस काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव भी धीरे धीरे कम हो रहा था और मध्यकाल में भारतीय आध्यात्म में एक नई लहर सी चलने लगी जिसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले दक्षिण भारत में यह आंदोलन जो है तमिलनाडु में शुरू होता है और वहाँ पे शिव और विष्णु जी के कई संत भक्त हुआ करते थे। ये लोग जो है ना अलग अलग जातियों से थे। कर्म कांडों और देवी देवताओं की उपासना के बदले शिव और विष्णु की पूजा करते थे दोस्तों, और इन्होंने ही इनकी पूजा पाठ को बढ़ावा दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो शिव के भक्त हुआ करते थे उनको नयनार और विष्णु के भक्त को अलवार कहा जाता था। याद रखिएगा इसको। राम और कृष्ण को भी विष्णु का अवतार मान के लोग पूजने लगे थे। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जगह जगह मंदिर बनने लगे। राजाओं ने अपने प्रभाव और वैभव को दिखाने के लिए उन मंदिरों को और आकर्षक और भव्य बना दिया। कई भक्त मंदिरों के इस बदलते स्वरूप से खुश नहीं थे, परेशान थे। बोलते थे कि यार तुम ईश्वर की प्रेम करते हो, आडंबर में क्यों विश्वास रखते हो, है ना, ईश्वर की पूजा करनी है, आडंबर में विश्वास मत रखो, भाई सादा जीवन जियो। ऐसे भक्तों में प्रमुख थे कर्नाटक के लिंगायत या वीर से उनको कहा जाता था। वसवर्णा और अक्क महादेवी इस आंदोलन के प्रमुख प्रेरक थे दोस्तों। उनको ये दिखावा पसंद नहीं था, साधारण जीवन व्यतीत करना चाहते थे। वे जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव को भी मिटाना चाहते थे। इसी तरह के आंदोलन बंगाल और बिहार में नाथपंथी व सिद्धों ने भी शुरू कर दिया और भक्त जो है संतों ने अपने गीत आम लोगों की बोली में बोलने लगे दोस्तों, क्योंकि ये गीत जो है वो लोग जल्दी समझ जाया करते थे, जो वहाँ की मदर टंग हुआ करती थी उसमें। इनके प्रभाव से कई स्थानीय भाषाओं और साहित्य का विकास होने लगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो दक्षिण में तमिल, तेलुगु व कन्नड़ तथा उत्तरी गुजरात में, अगर उत्तर में आप देखेंगे तो गुजराती और हिंदी को वहाँ पे विशेषता दी गई और उनकी कई सारी रचनाएं भी देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे मंदिर व शिल्पकला के बारे में। देखिए दोस्तों, इस काल में बनने वाले मंदिर काफ़ी बड़े होते थे। उनमें गर्भगृह हुआ करते थे, शिखर और कई छोटे छोटे मंडप हुआ करते थे। ये मंडप यानी विवाह मंडप मत समझिए इसको आप। दूर से ही मंदिरों के शिखर दिखाई देते थे जो गर्भगृह पर बनाए जाते थे। गर्भगृह किसे कहते हैं? ऐसे कमरे को कहा जाता था जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी। और इस मंदिर में ऐसे जो मंदिर हुआ करते थे उसमें प्रवेश करने का सबसे पहला मुख्य मंडप आता है, ठीक है दोस्तों, जिसके बाद अर्धमंडप, महामंडप ये सब हुआ करते थे। ये मंडप वास्तव में बड़े बड़े कमरे होते थे जिनमें खड़े होकर भक्त लोग जो है देवी देवता की पूजा करते थे और उनके दर्शन करते थे। इन मंदिरों का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका शिखर होता था, यानी कि हेड जो है, ठीक है दोस्तों, अंदर से भी उतना ही सुंदर रहता था ये।
तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार से बनाया जाता था, एक तो दक्षिण भारतीय शैली में और एक तो उत्तर भारतीय शैली में। तो अगर हम बात करें कि ये कौन सा एग्जाम्पल है इसका, तो उड़ीसा का जो कोणार्क का सूर्य मंदिर आप देखेंगे, या चंदेल राजाओं का जो खजुराहो का मंदिर देखेंगे, या राजराज चोल राजाओं का राजराजेश्वर मंदिर देखेंगे, इस मंदिर के अजीब से और मतलब बहुत आश्चर्यजनक मंदिरों का निर्माण यहाँ पे किया गया था दोस्तों। आप जाके वहाँ पे देखते रह जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों ने भी मंदिर बनवाया, जैसे रतनपुर का मंदिर है ना, गंडई पंडरिया का मंदिर, जाजल्य देव द्वारा सिवरी नारायण का मंदिर ऐसे ही भव्य है, और गोपाल देव द्वारा निर्मित जो है कबीर धाम कवर्धा जिले में भोरम देव का मंदिर भी ऐसे ही पॉपुलर है दोस्तों। इस काल में अगर आप देखेंगे तो कला को भी खूब तराशा गया है, खूब दर्शाया गया है। पत्थरों में तराशी गई देवी देवताओं की विशालकाय मूर्तियां इन मंदिरों की मुख्य विशेषता हैं दोस्तों। सो फाइनली हमने मंदिरों के बारे में पढ़ा, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा दोस्तों, और एट द एंड हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो चुका है। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और हमारे वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपके क्लास में बहुत सारे दोस्त होंगे, उनको शेयर कीजिए, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है आपको आसानी से सारी बातें समझ में आए। और क्वेश्चन आंसर जो है दोस्तों मैं एक साथ सारे जो है एक साथ सभी को दे दूंगा। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा और आपको कौन से लेक्चर चाहिए। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली।